गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में क्या किया तुमने? बताइए। लास्ट क्लास में हमने वाइगॉत्स्की का सिद्धांत पढ़ा था, है ना। वाइगॉत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया है? वाइगॉत्स्की ने हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, है ना, का सिद्धांत दिया है कि हमारी लर्निंग में हमारी जो सोसाइटी है, हमारा कल्चर है और हमारी जो लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो है वो अपना परफॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ पे उसने हमने देखा कि जो वाइगॉत्स्की थे, इन्होंने 3 टर्म्स यूज किए, ज़ेरेटरी, एम्प्यू और स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसके बाद इनर स्पीच, है ना, साइलेंट प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच और सोशल स्पीच की बात भी किसने कही है? वाइगॉत्स्की ने कही है। ठीक है, आज की क्लास में हम एक और थ्योरी पढ़ेंगे, एरिक्सन की थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया है? जिसे बोलते हैं हम मनो समाज का सिद्धांत या विकास। ठीक है, मनु समाज का सिद्धांत, मन व समाज का सिद्धांत या मनु समाज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन। ठीक है, एरिक्सन, एरिक एरिक्सन। एरिक्सन का सिद्धांत भी हम इसको बोलते हैं इनका ये मानना था। देखिए हमने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी भी पढ़ी है ना, वो किसने दी है? वो दी है हमारी सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा कौन सी सिद्धांत दिया गया है? साइकोसेक्सुअल का, साइको एनालिटिकल का, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया है हमें सिगमंड फ्रॉइड ने, जबकि मनो समाजवाद का सिद्धांत दिया है एरिक एरिक्सन ने। वहां पे वो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड था कि हमारा माइंड जो है, जो उसकी जो स्टेजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, लेकिन इसका मानना है कि हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है वो किस तरह से होती है? मनोसामाजिक होती है। हमारा माइंड और हमारा सोसाइटी जो है इंटरलिंक होती है, उसके द्वारा जो व्यक्ति में विकास होता है। तो किस चीज के ऊपर इन्होंने फोकस किया है? मन और समाज के ऊपर। ठीक है, दो चीजें इन्होंने लेकर चले हैं, मन और समाज। मतलब हमारा जो सोसाइटी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है डेवलपमेंट में। जो डेवलपमेंट होती है, बच्चे में जो विकास होता है वो मनोसामाजिक तरह का होता है। ठीक है, ये है एरिक्सन का सिद्धांत। अच्छा, एरिक्सन जो थे, एरिक्सन का मानना यहाँ इन्होंने सामाजिक इसको तो बोला है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट स्टेजेस भी है ना, बहुत सारी स्टेजेस की बात की, जिसमें एक बच्चा जब बर्थ से लेकर इसलिए इन्होंने पूरी उनकी लाइफ टाइम कवर की हुई है। ठीक है, जहाँ पे एक बच्चा जब एक स्टेज हम कवर कर लेते हैं, तभी बच्चा दूसरी स्टेज पे अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। जब दूसरी कंप्लीट हो जाती है तभी वो थर्ड के ऊपर ज्यादा अच्छे से कंप्लीट कर पाता है। अगर इसमें से एक भी स्टेज अच्छे से वो कंप्लीट नहीं हो पाई या आधी अधूरी रहेगी, बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाया उस स्टेज के ऊपर, तो उसकी आगे वाली स्टेजेस भी जो है वो अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इफेक्ट होती है इस चीज से, ये कहता है हमारा एरिक्सन। तो ये एरिक्सन ने जो भी डिफरेंट स्टेजेस दिए, 8 या 9 स्टेजेस हैं, उनको हमने वन बाय वन सीक्वेंस में याद करना है।
इससे इससे उस स्टेज पे उसने क्या कहा, किस एज से रिलेटेड है, वहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो है ये मनोसमाज का सिद्धांत किसने दिया है, एरिक्सन ने दिया है। और जो एरिक्सन थे इन्होंने ही आइडेंटिटी क्राइसिस, जो वर्ड हमने पढ़ा था, कौन सी स्टेज में होता है आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस कौन सी स्टेज में आते हैं, जब बच्चा अपनी पहचान बनाने के लिए ज्यादा आतुर होता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग काम करने का प्रयास करता है कि मैं इस तरह से करूंगा ताकि मेरी पहचान बन पाए, ठीक है। और अगर इस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, उसको अच्छे से उसकी पहचान नहीं बन पा रही, तो कुछ क्राइसिस निकल आते हैं ना, ठीक है, उसके माइंड में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस की जो टर्म है, ये कौन सी स्टेज पे, कौन सी लेवल पे होती है, कौन सी अवस्था में, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या एडोलेसेंस, एनीबॉडी? आइडेंटिटी क्राइसिस ये चीज व्यक्ति में कौन सी एज में आती है, एडोलेसेंस स्टेज पे आते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। एडोलेसेंस स्टेज है 12 से 19 साल तक, एडोलेसेंस, ठीक है, किशोरावस्था में आते हैं। और ये जो टर्म है, ये टर्म किसके द्वारा दी गई है, एरिक्सन के द्वारा ये दी गई है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस की जो टर्म है, ये जो वर्ड्स, ये जो चीज बोली है, ये किसके द्वारा बताई गई, सबसे पहले ये बताई गई है एरिक्सन के द्वारा, ठीक है। इसकी जो एरिक्सन का सिद्धांत है, इसको और नेम भी है, अदर नेम लाइफ स्पैन थ्योरी, लाइफ स्पैन थ्योरी, लाइफ स्पैन थ्योरी बोलते हैं इसको ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि पूरे लाइफ को कवर किया है, बाकी जितने भी हमने साइकोलॉजिस्ट हमने पढ़े वो कम से कम एडल्ट, एडोलसेंस और एडल्ट तक ही गए हैं, लेकिन जो एरिक्सन है, एरिक्सन ने जो है पूरी लाइफ को कवर किया है, पूरे लाइफ स्पैन को कवर किया है, तो इसलिए इसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यही लिख लीजिए आप, फादर ऑफ साइको एनालिटिकल किसे कहेंगे, साइको एनालिसिस किसे कहेंगे, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणात्मक किसे बोलेंगे, सिगमंड फ्रॉइड को, सिगमंड फ्रॉइड को, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ साइको सोशल, इसके फादर कौन है, एरिक्सन, 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 ठीक है, ठीक है। कई बार सिगमंड फ्रॉइड ऑप्शन में नहीं है, तो इस एरिक्सन को मनोसमाजवाद का सिद्धांत का प्रोपोनेंट तो कहा जाता है, फाउंडर तो कहा जाता है, लेकिन इसे जो है हम साइको एनालिसिस का फादर भी कह देते हैं। अगर ऑप्शन में सिगमंड फ्रॉइड नहीं है तो हम ये मार्क करेंगे, अगर दोनों है तो दोनों को बोलते हैं, ठीक है। साइको एनालिसिस, फादर ऑफ मनोविश्लेषणात्मक के पिता। इसकी स्टेजेस डिस्कस करते हैं आप, है ना। क्या पढ़ा हमने, एरिक्सन ने मनोसमाजवाद का सिद्धांत दिया है जिसे लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक टर्म कॉइन दी है आइडेंटिटी क्राइसिस की, है ना, और अदर नेम है इसका लाइफ स्पैन थ्योरी। फादर ऑफ साइको सोशल किसे कहा जाता है, एरिक्सन को कहा जाता है। साइको एनालिसिस की फादर किसे कहा जाता है, सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है, ठीक है।
स्टेजेस ऑफ साइको डेवलपमेंट, किस तरह से व्यक्ति में साइको सोशल डेवलपमेंट होती है, मानो समाज का विकास होता है, मन और समाज। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेजेस हैं, बच्चा हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ अलग सीखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, विश्वास और अविश्वास, ये पहली स्टेज है। यहाँ पे आपने 3 कॉलम बनाने हैं, ये एक कॉलम हो गया। नेक्स्ट आप बनाएंगे एज वाला, इसके आगे टास्क वाला, क्या क्या काम वो करता है। ठीक है, यहाँ ये स्टेजेस, एज, टास्क। ठीक है, फर्स्ट हमने स्टेज की ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये कब की स्टेज होती है, ये होती है 0 से 18 मंथ्स की। ठीक है, 0 से 18 महीने की जो एज है उसे हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज पे आपको पता है बच्चा क्या करता है, फील करता है। ठीक है, और क्या करेगा, और क्या करेगा, यही करता है ना, आता है कितनी करता है। इसका मेन मकसद क्या होता है, खाना पीना सो जाना। ठीक है, यही करता है। अगर बच्चे को उस टाइम पे फीडिंग नहीं करवाई जा रही है ना, बच्चे को क्या हो जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा कि मेरे मम्मा पता नहीं कहाँ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये स्टेज उसकी पूरी हो जा रही है, अगर टाइमली उसको फीड करवाया जा रहा है, टाइमली उसको सब कुछ खाना वगैरह दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा अपनी माँ पे। ठीक है, लेकिन अगर ये स्टेज, अगर ये यहाँ पे वो चीज टाइमली नहीं की जा रही है तो मिसट्रस्ट होगा बच्चे को। ठीक है, ये इसलिए बोला है, दो चीजें इसलिए लेके चल रहा है स्टेज में, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब यह है कि अगर ये चीज अगर अच्छे से करवाया जा रहा है, उसको ये काम टाइमली करवाया जा रहा है तो ट्रस्ट बढ़ेगा, अगर नहीं करवाया जा रहा है तो मिसट्रस्ट उसमें ऊपर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखिए, दूसरी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यहाँ पे बच्चा या तो ऑटोनॉमी होती है स्वायत्तता। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अपने ऊपर उसको विश्वास हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर वो चीज अपने आप से नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे बच्चा क्या कर जाएगा, उसको शेमनेस उसमें आ जाएगी, किससे थोड़ा सा शर्म महसूस होगी कि वो इस चीज को नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अच्छा एज लिखिए इसकी पहले, कहां से कहां तक है, 18 मंथ से 3 साल तक की। ठीक है, 18 मंथ से 3 साल तक की। यहाँ पे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चे को ये सिखाया जाता है कि बच्चे आपको टॉयलेट कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। अगर ये टॉयलेट ट्रेनिंग उसको सही तरीके से मिलेगी, ठीक है, और सही तरीके से वो उसको सीख गया है ना, उसको लग जाता है कि अभी मैंने टॉयलेट जाना है तो मैंने कहाँ जाना है, वो उस चीज को प्रॉपरली सीख लिया। ठीक है, अगर नहीं सीख पाया तब क्या होगा, उसमें शेमनेस, शर्म महसूस होगी। सीख गया तो वो अपने आप में निर्भरता महसूस करेगा कि नहीं मैंने अपने खुद से ये काम किया है, तो स्वायत्तता बच्चे में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट साल की एज आती है यहाँ पे ना, 3 से 5 साल। और यहाँ पे क्या करता है बच्चा, प्ले स्कूल में जाने लगता है, स्कूल तो नहीं खुलेंगे, प्ले स्कूल में। ठीक है, खेलना कूदना यही एक्टिविटी ज्यादा करता है ना, प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज पे क्या करेगा बच्चा, यहाँ पे एक और लिख लीजिए, स्कूल, प्ले स्कूल जाता है ना। ठीक है, 4 या 5 साल के बच्चे को भेज दिया जाता है, जब आंगनबाड़ी बोल सकते हैं, प्ले स्कूल बोल सकते हैं, है ना, वहां पे बच्चे को भेजा जाता है ना। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, बच्चा सीखने की कोशिश करता है ना। कई बार ये होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुद से
बोलते हैं कि मैम मैं आंसर करता हूँ ना, ठीक है। तो वहां पे बच्चा अगर इस तरह से परफॉर्म कर रहा है तब तो उसमें इनिशिएटिव की क्षमता उसमें आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वही वो नहीं बोल पा रहा है, आता है उसको लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहा है, तब क्या होगा, उसमें गिल्ट आएगा, वो दोषी मानेगा उसको, ठीक है। अपने आप को कम मानेगा कि मेरे में कुछ कमी है, ठीक है। यही बात है कि अगर यहाँ ये चीज फुलफिल हो जाती है तभी वो अगली स्टेज पे जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो 3 से 5 साल का ध्यान रखना है, प्ले स्कूल में बच्चा जाता है। नेक्स्ट आता है फिर फोर्थ, इंडस्ट्री वर्सेस इंफर्मिटी, INFERNI, इसकी स्पेलिंग चेक करना, इंफीरियोरिटी, इंफीरियर लिखना है पहले, फिर ITY, इंफीरियोरिटी, ठीक है। शर्महीनता इसको बोलते हैं, मेहनत। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे उद्योग या फैक्ट्री से नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब है मेहनत और इंफीरियोरिटी का मतलब है शर्महीनता। बच्चे की अगर ये स्टेज अच्छे से कंप्लीट हो जाए, इनिशिएटिव या पढ़ाई करने की जो क्षमता है वो अच्छे से क्लियर हो जाए तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से ना क्लास बंद हो गई। आगे चलते हैं, हम कौन सी स्टेज कर रहे थे, फोर्थ स्टेज कर रहे थे, इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेटिव, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। यहाँ पे बच्चा जो मेहनत करता है, स्कूल जाता है ना, स्कूल जाता है, सीखने का कोशिश करता है, लर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में, ठीक है। अगर वो अच्छे से सीख पा रहा है, अच्छे से आंसर कर पा रहा है, अच्छे से रिजल्ट दे रहा है अपने पेरेंट्स को, तब तो बच्चा क्या करेगा, इस स्टेज को कामयाब हो जाएगा, उसको पार कर जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है, इंफीरियरिटी आ जाएगी, इसमें शर्महीनता है ना। 5 से 12 साल तक की एज में आता है ये, और लेटर चाइल्डहुड की स्टेज इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है ना। आइडेंटिटी मतलब पहचान बनाना, रोल कंफ्यूजन यहाँ पे व्यक्ति अपनी पहचान अगर नहीं बना पाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, किस लिए हूँ, क्या मुझे करना है, कंफ्यूजन आती है इस एज में, ठीक है। 12 से 18 साल की एज है जिसे हम एडोलसेंस स्टेज कहते हैं, ठीक है। 12 से 18 साल की एज है, 19 हम कवर कर देते हैं कई बार, है ना, उसको हम एडोलसेंस एज कहते हैं। सोशल रिलेशनशिप्स, यहाँ पे एक बच्चे जो है अपने आसपास अपने बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के बहुत ज्यादा करीब होते हैं ना, इतना अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं इस एज में, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल से ज्यादा रहना पसंद करते हैं, वहां पे अपना तालमेल बनाना, तालमेल उनका अच्छा बनता है, ठीक है। तो ये आ जाती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा कर गया यहाँ इस एज के ऊपर, तो यहाँ बच्चे की पहचान बनाने में आसानी हो जाएगी और उसके साथ काफी लोग अच्छे से बात करेंगे। लेकिन वहीं अगर ये स्टेज पार नहीं कर पाया, मेहनत ही नहीं कर पाया, तो वहां पे बच्चे में शर्मिंदा आएगी, वो लोगों से दूर भागना शुरू कर देगा, है ना, रोल कंफ्यूजन आ जाएगा उसमें। तो ये चीज है कि अगर पहली स्टेज अगर कवर नहीं हुई है अच्छे से, तो दूसरी भी कवर नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लोग जो बच्चे जो व्यक्ति है वो क्या करता है, रिलेशंस बनाता है, ठीक है। इस एज के ऊपर क्या है, ज्यादा लोगों से मिलता है, सोशल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप बनाता है। इसी एज में जो है बच्चे व्यक्ति की शादी होती है, ठीक है, ये रिलेशनशिप फॉर्म किया जाता है। अगर ये स्टेज अच्छे से हुई है, व्यक्ति तभी इस स्टेज को अच्छे से पार कर पाएगा, टाइम से जॉब लेगा, टाइम से शादी होगी, ठीक है ना, हो जाए। तो यहाँ में रिलेशनशिप फॉर्म किए जाते हैं कौन सी एज के ऊपर, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में। कहां से कहां तक की स्टेज है, 18 to 14 इयर्स की यहाँ पे कवर की जाती है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी जनरेटिविटी,
जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ पे बच्चा जो व्यक्ति है वो वर्क करता है, काम करता है अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। पेरेंटहुड, पेरेंटहुड जो है इस चीज को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ भाग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है जनरेटिविटी। यहाँ पे अगर उसका अच्छे से उसने मेहनत कर ली, उसके बाद यहाँ पे उसके अच्छे से रिलेशनशिप बन गए, इसके बाद वो कामयाब होगा इस चीज में, है ना। अच्छे से उसका माँ को संतुष्ट होगा, ठीक है, वर्क अच्छे से करेगा, अब और मेहनत करेगा ताकि ताकि अपने फैमिली को अच्छा एक जीवन, अच्छा एक लाइफ दे पाए, ठीक है। तो जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, अगर ये नहीं कर पाता है तो ठहराव आ जाता है उस व्यक्ति में, है ना। स्टैग्नेशन होता है ठहराव। नेक्स्ट आता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। यहाँ पे व्यक्ति जो होता है अपने आप से मिलने का प्रयास करता है ना। बच्चा यहाँ पे स्टेज आती है अबव 65 से अबव व्यक्ति जो होते हैं वो अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपको पता है बड़े बूढ़े लोग जो है वो काम से थोड़ा फ्री होके क्या करते हैं, थोड़ा धार्मिक कामों में अपना समय बिताते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि व्यक्ति जो होता है उसको क्या करना था अपनी लाइफ में, जो मेन मोटिव था उसके ऊपर ध्यान देता है। इस स्टेज के ऊपर आता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर में अपनी जिंदगी पे ध्यान देना। तो यहाँ पे मेनली आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ तक से, ठीक है। हो सकता है इस एज को कवर कर ले, मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये एजेस तो बिल्कुल एग्जैक्टली याद करनी है, स्टेजेस और विद इनकी एज कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रस्ट वर्स की जो स्टेज है वो कौन सी एज में आती है, या फिर जैसे प्ले बच्चा स्कूल जा रहा है ना, तो अगर उसमें वहां पे वो कौन सी स्टेज पे, एरिक्सन की कौन सी स्टेज है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों चीजें जो है यहाँ पे पूरी याद करनी है, आपकी 8 स्टेजेस, और ये सीक्वेंस में याद करनी है, क्योंकि अगर एक स्टेज कवर होगी तभी दूसरी जो अच्छे से फुलफिल हो पाएगी, ठीक है। ये था हमारा एरिक्सन का मनुस्मार्श का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। मनुस्मार्श का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है, जिसमें उसने कुछ 8 स्टेजेस दी हैं कि व्यक्ति में जो विकास है वो मनोसामाजिक तरह से होता है। उसकी कुछ स्टेजेस दी हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस को आपने बिल्कुल एग्जैक्टली याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक छोटी सा थ्योरी तो नहीं कहेंगे, कंसेप्ट है। जॉन डेवे जो थे, जॉन डेवे के बारे में सबने सुना होगा। जॉन डेवे कौन है, ये लिख लिया है ना सबने, कर लीजिए नोट इसको। जॉन डेवी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जॉन डेवी, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे कहा जाता है, जॉन डेवी को कहा जाता है। इन्होंने ही वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत एक लॉ दिया है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय
डूइंग। ये टर्म जो है, ये लॉ जो है वो किसने दिया है एजुकेशन की फील्ड में, जॉन डेवी ने दिया है कि कोई भी काम व्यक्ति अच्छे से तभी सीख पाता है जब वो उसे खुद करके देखता है। ठीक है, उसे करके खुद देखेगा, खुद पढ़ेगा, तब उसे ज्यादा समझ आएगा ना। ठीक है, जैसे अभी मैं भी आपको क्लास में अगर बोल बता रही हूँ, जो कुछ भी बोल रही हूँ वो अभी तक आपके माइंड में है, कुछ देर बाद वो चीज आपके माइंड से चली जाएगी। ठीक है, कुछ एक बातों को छोड़ के। तो इसलिए जब तक आप खुद से उस चीज को स्टडी नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक वो आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगी। तो व्यक्ति जब तक सीखता है लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखता है। ये सिद्धांत है, किसने दिया है, जॉन डेवी ने दिया। और क्या बोलते हैं ये, इन्होंने जोर डाला है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट पे, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, कि बच्चों को यहाँ पे डराना धमकाना नहीं है ज्यादा। ठीक है, बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करना है कि बच्चों को ना तो ज्यादा डर लगे ना ज्यादा छूट दे, है ना। मतलब ये है कि बच्चे से आपने क्वेश्चन जब आप करोगे तो बच्चा उसको आंसर अच्छे से कर पाए, बिना डरे, बिना किसी भय के। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन भी कर पाए, अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको भी बोलने का मौका दें। वो होता है लोकतांत्रिक वातावरण। ठीक है, दोनों तरफ से इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, और क्या बोला है इन्होंने, ट्राइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ट्राइपोलर का मतलब ये है कि किसी भी शिक्षा में जो है तीन चीजें जो होती है महत्वपूर्ण होती है, वो तीन पहलुओं के ऊपर बात कही है इसमें जॉन डेवी ने। कौन कौन से वो तीन पहलू हैं ट्राइपोलर प्रोसेस में? स्टूडेंट, एक तो आएगा स्टूडेंट, दूसरा आएगा टीचर, स्टूडेंट जिसे हम पीपल बोलते हैं, स्टूडेंट एंड करिकुलम। ठीक है, इन तीन चीजों की बात उसने कही है, ये कही है जॉन डेवी ने। टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, किसी भी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं ये तीन चीजें। कौन सी? टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। किसने कहा है ट्राइपोलर प्रोसेस, किसने बोली है एजुकेशन को? वो कहा है जॉन डेवी। ठीक है, और ये जो जॉन डेवी थे ये एक प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रैग्मेटिस्ट, प्रयोजनवादी, प्रयोजनवादी। और इसका मतलब ही क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म का मतलब ही क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिकल अनुभव से सीखना, वो ही कहलाता है प्रैग्मेटिस्ट या प्रैग्मेटिज्म, सॉरी। ठीक है, और इसलिए इनको कहा है प्रैग्मेटिस्ट, प्रयोजनवादी। टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, इसमें हमारा एनवायरनमेंट इसको हम बोलेंगे ना। करिकुलम में हम सिर्फ सिलेबस की बात नहीं करते हैं ना, करिकुलम में हमारी जो स्कूलिंग एक्टिविटीज हैं और नॉन स्कूलिंग एक्टिविटीज हैं वो भी आ जाती हैं। यहाँ पे खेलना कूदना, ठीक है, वहाँ का वातावरण, सब कुछ आता है सिलेबस के अलावा भी। ठीक है, वो आता है हमारा करिकुलम। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम ट्राइपोलर प्रोसेस है, जॉन डेवी ने दिया है। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन्हें कहा गया है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया है। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की बात कही है। और बाइपोलर प्रोसेस किसने दी है ना, एक अगला चीज है बाइपोलर प्रोसेस। ये तो होगी ना ट्राइपोलर, ट्राई का मतलब है तीन और बाई का मतलब है दो पोलर, है ना। बाइपोलर प्रोसेस, बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसने दिया है? ये दिया है एडम ने, एडम ने। ठीक है, बाइपोलर में इन्होंने सिर्फ स्टूडेंट और टीचर को ही इंक्लूड किया है, स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, कि दो व्यक्ति होते हैं जो एक एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं,
स्टूडेंट वो व्यक्ति होता है जो सीखने की चाह रखता है, टीचर वो होता है जो उसके पास नॉलेज है और जो अपना ज्ञान दूसरे व्यक्ति को डिलीवर करने का प्रयास करता है। ठीक है, वो है टीचर। एडम की बुक है, आप लिख लीजिए। एडम की बुक से क्वेश्चन बनता है। इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, ये किसने दी है? ये दी है एडम ने। ये एडम की बुक है, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। उसी में इन्होंने बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की बात भी कही। इतना क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन एक और आता है कि जो नोबेल पीस अवार्ड है ये किसे दिया गया है? एक ऐसी एजुकेटर, महिला एजुकेटर जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, कौन है? मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी। ठीक है, मारिया मोंटेसरी जिन्हें नोबेल पीस अवार्ड दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनका एक मेथड है मोंटेसरी मेथड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि जो बच्चे का हाथ होता है ना, वो उसी वही उसका मेन जो है वो एजुकेटर बनता है। ठीक है, मतलब वही उसे सिखाता है। बच्चे को, इनका मानना ये था कि बच्चे की जो उंगलियां हैं, बच्चा पेंसिल पकड़ना तभी सीख पाएगा जब उसकी जो उंगलियां हैं वो मैच्योर होंगी, उसको पकड़ने के काबिल होंगी। इसलिए ये है कि बच्चा जब अपनी एज के ऊपर आकर खुद सीखेगा, अपने हाथ से अपने आप करके सीखेगा। ठीक है, आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए 6 महीने के बच्चे को पेंसिल पकड़ाने की, वो उस पेंसिल को अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, लेकिन जब उसकी हाथों की मांसपेशियां उसकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो उस पेंसिल को पकड़ पाए, तो उसको अच्छे से पकड़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये है कि बच्चे का जो हैंड है, यहाँ पे कहते हैं कि हैंड इज द हैंड, एक टर्म इन्होंने मेंशन लाइन, द हैंड इज चीफ, द हैंड इज द चीफ टीचर, द हैंड इज द चीफ टीचर of the child, of the child। ठीक है, के बाद उन्होंने कही है कि जो हाथ है बच्चे का वो एक सबसे अच्छा टीचर है एक बच्चे का। ठीक है, किसने कहा है? मारिया मोंटेसरी ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलती है कि बच्चे का जब अपने आप उसकी हाथों और उंगलियों का विकास हो जाएगा तो वो खुद लिखना शुरू कर देगा, है ना, उसे पता लग जाएगा। इसी बच्चे को खुद करने दीजिए, खुद सीखने दीजिए। किसने कहा है? मोंटेसरी ने कहा है। एक आता है प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड ये क्या है? ये किसने किया है? जिसे हम किंडरगार्टन मेथड भी कहते हैं, किंडरगार्टन मेथड। ये किसने दिया है? ये दिया है हमारा फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। ठीक है, प्ले में मेथड, बच्चे को खेल खेल में सिखाना है। बच्चा जितना अच्छे से, जितना तेजी से खेल खेल में सीखता है, उतना एक क्लासरूम में एक सीक्वेंस में, एक मैनर में नहीं, डिसिप्लिन में रहकर नहीं सीख पाता है। ठीक है, जैसे प्ले स्कूल होते हैं, बच्चों को वहां पे खेल खेल के माध्यम से ही बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, तो बच्चे के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। ठीक है, और इससे बच्चा सीख भी जाएगा। प्लेवे मेथड जो है वो किसने दिया है? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने दिया है। ठीक है, इतना करिए आज की क्लास के लिए। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। जो क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वो टाइमली
उनके लिए आपको दिया जा रहा है रिकॉर्डेड क्लासेस है, जरूर देखा करिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो उसे आप पूछ सकते हैं ना।